जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूं और ये जो क्लास है ये आप सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन सभी से वो सभी क्वेश्चन हम हल करने के प्रयास करेंगे और जितने भी क्वेश्चन है सभी का विस्तार से वर्णन भी करेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और आज की क्लास से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां मौजूद थी? ये बताना है कितनी शैलियां मध्यकाल में मंदिर निर्माण की मौजूद थी। 4, 5, 3 या 2, ये बताना है कितनी शैलियां थी। मध्यकाल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां थी। कौन कौन सी थी? तो इसमें 3 शैलियां थी, बेसर, नागर और द्रविड़। 3 शैली थी और नागर शैली के जो मंदिर हैं ये उत्तर भारत में। 3 शैलियां थी, बेसर, नागर और द्रविड़। नागर शैली के जो मंदिर होते थे वो उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में और जो बेसर शैली है, बेसर शैली के जो मंदिर थे ये नागर एवं द्रविड़ दोनों शैली का मिश्रित रूप होता था। इसलिए 3 प्रकार की शैलियां होती हैं और जो बेसर शैली है इसके मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक फैले हुए हैं। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? अंग्रेजों के द्वारा, भारतीय शिक्षितों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, निम्न वर्ग के प्रणेताओं के द्वारा। तो स्त्रियों की जो असमानता थी इस पर पहली बार इसके द्वारा लगाया गया, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर। तो आपको पता होना चाहिए जो 1857 का विद्रोह है ये मेरठ से आरंभ हुआ था। मेरठ से कब आरंभ हुआ? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ से ये आरंभ हुआ था। मेरठ छावनी में जो है भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और वहीं से ये विद्रोह प्रारंभ हो गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? स्थायी बंदोबस्त। याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में अंग्रेजों का जो समय था ये सन 1789 के आसपास की बात है कि उस समय जो है कंपनी सरकार के जमींदारों के साथ एक समझौता किया और जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिया गया जो ये राशि थी ये जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय किया जाता था। और सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त लाई गई थी यहाँ पर। याद रखेंगे, 1793 में इसी राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान करके इस स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया 9/10। याद रखेंगे, 9/10 भाग जो है किसानों से वसूला जाता था लगान के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? पुहार, उरैयूर, तोंडी, कन्याकुमारी। तो संगमकालीन जो व्यापारिक नगर कौन सा नहीं है इसमें ये बताना है। इसमें जो है पुहार है, इसमें पुहार संगमकालीन व्यापारिक नगर है। पुहार, उरैयूर और तोंडी ये तीनों संगमकालीन व्यापारिक नगर है। कन्याकुमारी आपका व्यापारिक नगर नहीं है, ये व्यापारिक नगरों में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? अंग, कौशल, कौशाम्बी, अवंती। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो ये आपको बताना है। अंग जनपद आपका महाजनपद जो है अंग ये बिहार में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची से स्पष्ट होता है कि अंग महाजनपद जो है ये वज्जी महाजनपद बिहार में स्थित है। अंग, मगध और वज्जी 3 ऐसे महाजनपद थे। याद रखेंगे, 2 और हैं, अंग, वज्जी और मगध। ये 3 ऐसे महाजनपद थे जो बिहार में स्थित है। याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काशी, कौशल, चेदी, वत्स, मल्ल, सूरसेन, पंचाल, कुरु ये जो है महाजनपद सभी उत्तर प्रदेश में स्थित थे। काशी, कौशल, चेदी, वत्स, मल्ल, सूरसेन, पांचाल और कुरु ये जितने भी महाजनपद हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और अन्य महाजनपदों में अवंती मध्य प्रदेश में स्थित है, मत्स्य राजस्थान में स्थित है, अशमक दक्षिण भारत में स्थित है गोदावरी नदी के तट पर, और कंबोज
कंबोज पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। गांधार दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और हाथारा क्षेत्र में स्थित था। एकमात्र, आपको ये भी याद रखना है, एकमात्र दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद स्थित है? ये है अस्मक। अस्मक आपका दक्षिण भारत में स्थित है। 7वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? याद रखेंगे, पहला है मनुष्य, पशु और पौधे के जो अवशेष मिलते हैं, इसकी प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? कार्बन 14 पद्धति, ताप संदीप्ति विधि, पोटेशियम आर्गन विधि, स्टोन हैमर विधि। तो इसमें कार्बन 14 जो पद्धति है, इसी से हम इसका निर्धारण करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य, पौधे, पशु, इन सभी के अवशेषों की जो प्राचीनता का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति विधि से करते हैं, और कार्बन 14 पद्धति को ही रेडियो कार्बन 14 पद्धति विधि भी कहते हैं। इसी को रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। और इस पद्धति के माध्यम से खुदाई में मिली वस्तुओं के समय का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ये बताना है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे, पहला है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मोइनुद्दीन जो चिश्ती है, इसकी दरगाह स्थित है अजमेर में। ठीक है। बाबा फरीद की बात करेंगे तो इनकी जो दरगाह है ये दिल्ली में स्थित है। फिर बंदानवाज गिसु दराज ये गुलबर्ग में स्थित है। और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ये पंजाब में स्थित है। कुतुबुद्दीन बख्तियार जो है ये दिल्ली में स्थित है, और बाबा फरीद पंजाब में स्थित है। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, बाबा फरीद पंजाब और कुतुबुद्दीन बख्तियार जो खिलजी है, कुतुबुद्दीन बख्तियार ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है। A3B4 पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी, और कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, जनजाति समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? ये ब्राह्मणीय कर्मकांडों को नहीं मानते थे, चाहे वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते थे। अधिकतर जनजातियां स्थायी निवास करती, परंतु कुछ खानाबदोश भी थी। सभी कथन सत्य हैं। तो जो जनजातीय समाज के बारे में बात होती है, जनजातीय समाज में ये ब्राह्मणीय कर्मकांडों को नहीं मानते थे। जो ब्राह्मण लोग कर्मकांड करवाते थे उनको नहीं मानते थे, ये एकदम सही है। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते थे, ये कथन भी यहाँ पे एकदम सही है। बी ऑप्शन भी इसका राइट हो जाएगा। अधिकतर जनजातियां स्थायी निवास करती थी, लेकिन कुछ जो खानाबदोश भी होती हैं, ये भी सही है। इससे सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन संबंधित थे? चोल साम्राज्य से, चेर साम्राज्य, पांड्य या पल्लव? याद रखिए ये चोल साम्राज्य से संबंधित है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है, ये बताना है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 13वीं सदी के आरंभ में, दूसरा इसका राइट हो जाएगा। फिर आपका रानी दिद्दा की बात करेंगे तो इनका काल है 980 से 1003। रानी दिद्दा 980 से 1003। फिर आपका रानी रुद्रमा देवी की बात करेंगे तो ये 1262 से 1289 तक था इनका शासनकाल। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1389 आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A2B1 C4 A2B1 C4 सी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गजनी का सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने जो मोहम्मद गजनी था, महमूद गजनवी जो था, इसके बारे में बताना है। इसके बारे में आप देख सकते हैं, उसने 957 से 997 तक शासन किया। ठीक है, फिर आपका ये गलत है इसने 997 से 957 तक 97 तक शासन नहीं किया था। याद रखेंगे इसका जो काल स्टार्ट होता है, ये 997 से वर्ष 1030 तक शासन किया। ठीक है, ये यहाँ से 997 से इसका स्टार्ट होता है। उसने आक्रमण प्रत्येक वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया, ये एकदम सही है। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, ये कथन भी सही। उसने बहुत सारे मंदिरों को महमूद गजनी ने तोड़ा था।
और लूटे गए धन के बहुत बड़े हिस्से से उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया। ये कथन भी सही है। तो 2, 3, 4 तीनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीचे देखे कोट में सही उत्तर का चयन करें। 2, 3, 4 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा सही से। अल इंद्रिशी अल इद्रीसी तथा गिवलाम द लिस्ले के भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल इद्रीसी ने भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया। इसमें बताना है, अल इद्रीसी जो थे इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया। ये कथन एकदम सही है। ठीक है, तो ये सही है। दोनों के द्वारा तैयार भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र में काफी असमानताएं थी। ये भी सही है। दोनों के द्वारा जो तैयार किया गया भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र था, इसमें भी काफी असमानताएं थी। ये कथन भी सही है। फिर आप देखेंगे, गिवलाम द लिस्ले द्वारा तैयार मानचित्र हमें अधिक परिचित लगता है। ये कथन भी सही है। लिस्ले के मानचित्र को यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस्तेमाल करते थे। ये कथन भी सही है। इसके सभी कथन सही है, उपयुक्त डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मूवेंदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूवेंदार, इसकी चर्चा संगम कविताओं से प्राप्त होती है। मूवेंदार के बारे में बताया गया है, ये जो है एकदम सही है। इसकी जो चर्चा है ये संगम कविताओं से प्राप्त होती है मूवेंदार की। और यह एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ एक मुखिया होता है, तो ये गलत है। मूवेंदार की बात करेंगे तो यह एक जो है तमिल शब्द है। ठीक है, यह एक तमिल शब्द है, ना कि कन्नड़ शब्द है। इसका प्रयोग 2 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे, इसका जो प्रयोग है तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है मूवेंदार का। तो ये कथन भी गलत है। दूसरा भी गलत है। ये चोल और राष्ट्रकूट शासक परिवार से थे। नहीं, ये चोल और राष्ट्रकूट शासक परिवार से नहीं थे। याद रखेंगे, ये चोल, चेर तथा पांड्य, ना कि चोल और राष्ट्रकूट। याद रखेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे चोल और राष्ट्रकूट नहीं थे, चोल, चेर और पांड्य परिवार से थे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रकूट नहीं होना चाहिए। फोटो में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके सिर्फ पहला ही ऑप्शन सही है, केवल 1 ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 की और सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। आश्रम, सूची 1 में आश्रम, सूची 2। तो आश्रम की बात करेंगे, आश्रम को किससे सुमेलित किया जाएगा? जीवन का एक चरण होता है आश्रम, जीवन का एक चरण। जरथुष्ट कौन थे? ये ईरानी पैगंबर थे जरथुष्ट। संघ की बात करेंगे, ये एक होता है धार्मिक संगठन। फिर जैन अवेस्ता, ये ग्रंथ होता है। जैन अवेस्ता एक ग्रंथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 1 2 3 4 ABCD। ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। एकदम सही है। ये ऋग्वेद के जो कुछ सूक्त हैं, टोटल ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? तो 1028, टोटल 1028 से 1028 आप बोल सकते हैं। 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ये कथन सही है। फिर आप देखेंगे, ऋग्वेद की छपाई का जो कार्य है लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया था। ये कथन गलत है। ऋग्वेद की जो छपाई का काल है लगभग 150 वर्ष पूर्व किया गया। 150 BC, 150 BC, ना कि 500। याद रखेंगे। और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो केवल एक, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में निर्मित नगरों के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों द्वारा नगर दुर्ग का नाम दिया गया। जो हड़प्पा सभ्यता में निर्मित नगरों के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों के द्वारा नगर दुर्ग का नाम दिया गया। ये कथन सही है। नगरों के पूर्वी हिस्से को निचला नगर कहा गया, और ये कथन भी सही, जो नगर के पूर्वी हिस्से थे उनको निचला नगर कहा गया। दूसरा भी कथन सही है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे एक तरफ प्राप्त अवशेष है और एक तरफ स्थल है। आप देख सकते हैं, गेहूं, जौ, भेड़, बकरी एवं मवेशी का साक्ष्य। गेहूं, जौ, भेड़ एवं मवेशी के जो साक्ष्य थे ये मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं गेहूं, जौ, भेड़। सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चावल एवं जानवरों की हड्डियों के टुकड़े का जो साक्ष्य था ये कोल्डिवा से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर देगा B1, A2
फिर B1 हो जाएगा चावल एवं जानवरों की जो हड्डियां हैं इनके टुकड़े का साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त होता है। फिर अगला है मिट्टी पर खुरों के निशान। तो मिट्टी पर जो खुर होते हैं, जो पशुओं के द्वारा पैरों के खुर बन जाते हैं, ये महागढ़ा में मिलते हैं, महागढ़ा में मिलते हैं। फिर गेहूं और दलहन के साक्ष्य ये प्राप्त होते हैं गुप्त कराल में। गुप्त कराल में गेहूं एवं दलहन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार फिर से, गेहूं, जौ, भेड़, बकरी एवं मवेशी के जो साक्ष्य हैं ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। चावल एवं जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त हुए। मिट्टी पर खुरों के निशान महागढ़ा से प्राप्त हुए। और गेहूं और दलहन के साक्ष्य गुप्त कराल से प्राप्त होते हैं। तो A2B1 और C4D। A2B1 C4D3 ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये सभी नए क्वेश्चन हैं और कुछ पुराने क्वेश्चन हैं, मतलब मिक्स क्वेश्चन है पूरे। तो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और यकीन मानिएगा कि आज की क्लास से जो है 5 से 6 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्लास डेली चलेगी, इसलिए आप निश्चिंत होकर के जीएस को अगर हमारे साथ रह करके मजबूत करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जीएस से रिलेटेड। पहला है इसमें कृषि का आरंभ। कृषि का जो आरंभ है ये कब से शुरू हुआ था? लगभग 8000 वर्ष पूर्व से। तो कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व से होता है। फिर सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर, सिंधु सभ्यता का जो प्रथम नगर है ये हमें 4700 वर्ष पूर्व से मिलता है। फिर गंगा घाटी में नगरों का उदय। गंगा घाटी में जो नगरों का उदय है ये लगभग 25 वर्ष पूर्व से होने लगा था और वर्तमान समय की बात करेंगे तो ये 2000 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ। A2B1 बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। नर्मदा नदी घाटी, उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरंथर पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। उपरोक्त में से किन किन स्थलों में मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? याद रखेंगे यहाँ पे नर्मदा नदी घाटी में भी मानव निवास के जो प्रमाण है प्राप्त हुए हैं। उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरंथर पहाड़ियों से भी मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और उत्तर पूर्व में यहाँ से भी प्राप्त हुए गारो पहाड़ियों और मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियां हैं यहाँ से भी मानव निवास के प्रमाण मिलते हैं। तो A1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे, इसके राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिराव फूले, श्री नारायण गुरु, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे। याद रखें गुलामगिरी जो नामक पुस्तक है इसके लेखक थे ज्योतिराव फूले, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कब, गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है ये कब लिखी गई थी? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फूले के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक को लिखा गया था और इससे लगभग 10 वर्ष पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिससे अमेरिका में दास प्रथा समाप्त हो गई थी और फूले ने अपनी पुस्तक को उन अमेरिकों को समर्पित भी किया था जिन्होंने दासता के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेट इसकी याद रखिएगा, 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक को लिखा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। इस वर्ष जॉन के स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया? 1741, 1753, 1764, 1772। इस वर्ष जॉन ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। जॉन ने स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है ये 1764 में किया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इस प्रकार का झंडा बिरसा राज का प्रतीक है? नीला, पीला, सफेद, काला। यहाँ पे याद रखेंगे जो झंडा है ये बिरसा जनजाति है, बिरसा मुंडा आपने सुना होगा, तो उनका झंडा किस राज्य का प्रतीक है ये बताना है। ये हो जाएगा आपका सफेद, बिरसा राज का प्रतीक है सफेद झंडा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 19वीं सदी के अंत तक निज खेती की व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली कितने प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी? यहाँ पे याद रखेंगे कितने प्रतिशत से कम जमीन यहाँ पे आती थी, तो याद रखेंगे 25% से भी कम जमीन आती थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वीं सदी के अंत तक जो है बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे और इस व्यवस्था के तहत नील की जो पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत थी, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय रियासत और विलय वर्ष। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय रियासतों का कब कब विलय हुआ। तो सतारा, जो आपकी सतारा रियासत है, सबसे पहले सतारा ही यहाँ पे सबसे पहले सतारा को विलय किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो सतारा जो है 1848 में विलय हुई थी। संबलपुर, संबलपुर की बात करेंगे तो ये 1849 में होती है, संबलपुर 1849 में। फिर उदयपुर, उदयपुर की बात करेंगे ये होती है 1852 में। और नागपुर की बात करेंगे तो ये 1853 में। इनका कुछ इस तरह से क्रम है, सतारा 1848, संबलपुर 1849, नागपुर उदयपुर 1852 और नागपुर 1853। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A2B3C4, A2B3C4, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश सेना की तरफ से किसने नेतृत्व किया था। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है। ये बहुत उबाऊ है, इसमें बस तरीके रटते चले जाओ। ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इतिहास के संदर्भ में बात करेंगे तो इतिहास के संदर्भ में आप देखेंगे ये जो है बहुत उबाऊ भी है और इसमें बस तारीखें रटते चलाओ, परंपरागत ये अवधारणा बन चुकी है। ए और बी इसमें दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने वाले हैं। इनमें किससे संबंधित उद्योग शामिल हैं। जो सनराइज उद्योग है इसमें क्या क्या सम्मिलित है। सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान, उपयुक्त सभी। यहाँ पे याद रखेंगे जो इसमें उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग इन्हीं को बोलते हैं और इनके नाम से जाने जाते हैं, सनराइज उद्योग के नाम से। और इनमें जो है सूचना प्रौद्योगिकी आते हैं, स्वास्थ्य लाभ आते हैं, सत्कार तथा ज्ञान सभी आते हैं, उपयुक्त सभी इसमें शामिल हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कृषि है और दूसरे में उत्पादन है। ठीक है, सेरीकल्चर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सेरीकल्चर का उत्पादन होता है तो सेरीकल्चर के तहत जो है हम लोग रेशम उत्पादन करते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। पिसीकल्चर आपका जो है ये पिसीकल्चर जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन पिसीकल्चर। विटीकल्चर जो है द्राक्षा कृषि, इसी को अंगूर खेती की बोलते हैं, अंगूर कृषि। द्राक्षा मतलब अंगूर, द्राक्षा जो है यहाँ पे संस्कृत वर्ड है। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो ये उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A2B1 फिर C4 2143 2143 सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है। जो प्राकृतिक गैसें होती हैं ये किसके निक्षेप के साथ पाई जाती हैं। पेट्रोलियम, कोयला, यूरेनियम, इनमें से कोई नहीं। जितनी भी आपकी प्राकृतिक गैसें होती हैं इनके बारे में देखेंगे, ये पेट्रोलियम के साथ इनके निक्षेपों में पाई जाती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और तब ये निर्मुक्त होती हैं जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस का उत्पादन करते हैं और अपने भारत में भी प्राकृतिक गैस को बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस अब जो ये आपकी जो सीएनजी होती है, सीएनजी ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक गैस होती है और यही इसी प्राकृतिक गैस को मतलब संपीड़ित करके जब उसको संपीड़ित करके स्टोर किया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इसी का फुल फॉर्म होता है और ये एक प्रकार की प्राकृतिक गैस होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि द्वारा धरातल के नीचे से निकाला जाता है। उपली खनन, प्रवेधन, विवृत खनन, आखनन। याद रखेंगे जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है ये प्रवेधन विधि के द्वारा धरातल से नीचे निकाला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रवेधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाला वह कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। समय, प्रौद्योगिकी, समय और प्रौद्योगिकी, आर्थिक महत्व। यहाँ पे याद रखेंगे समय और प्रौद्योगिकी पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? जो यूएसए है, यूएसए के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति, शंकुधारी वनस्पति, शीतोष्ण सदाबहार वनस्पति या भूमध्य सागरीय वनस्पति? यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय वनस्पति तो पाई जाती है और यहाँ के महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे दोनों पर। और अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है भूमध्य सागरीय वनस्पतियां। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सुनामी आने के कारण है, क्या क्या हो सकते हैं सुनामी आने का कारण? समुद्र तल के नीचे भूकंप आना, समुद्र तल के नीचे भूकंप आना, ये कथन एकदम सही है। अगर समुद्र तल के नीचे भूकंप आएगा तो वहां पर सुनामी आना लाजमी है, 100% आएगी। समुद्र तल के नीचे ज्वालामुखी उद्गार होता है तब भी सुनामी आ सकती है। जल के नीचे भूस्खलन होगा तब भी वहां पर सुनामी आने की प्रबल संभावना है। तीनों कथन इसमें सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 35। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम अधिक से कम की तरफ, जो अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम होता है, तो अधिक से कम क्रम कौन सा है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो आपकी होती है नाइट्रोजन, ये होती है 78% पाई जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन। फिर इसके बाद ऑक्सीजन जो है 21% पाई जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सभी में सेम है। इसके बाद फिर आती है आर्गन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसमें है आर्गन, ये भी सही है, तीसरा वाला सी ऑप्शन में सही होगा। आर्गन की बात करेंगे, आर्गन पाई जाती है 0.93%। ये आर्गन का मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये मत समझिएगा हीलियम का है, आर्गन का लिख रहा हूँ, 0.93% है आर्गन का। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये 0.03% पाई जाती है, ठीक है, तो 0.9% आर्गन पाई जाती है, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अन्य सभी गैसें जो है 0.04% तक पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अंतर्भेदी आग्नेय शैल, जो अंतर्भेदी आग्नेय शैल होती हैं ये ग्रेनाइट से बनती हैं, ये ग्रेनाइट से बनती हैं, याद रखेंगे। इसका तीसरा हो जाएगा। बहिर्भेदी जो आग्नेय शैल होती हैं ये बेसाल्ट की बनी होती हैं, बहिर्भेदी आग्नेय शैल बेसाल्ट से बनती हैं। अवसादी सेल की बात करेंगे तो अवसादी सेल के अंतर्गत आपका आता है चूना पत्थर, अवसादी सेल से चूना पत्थर बनता है, ठीक है। कायांतरित सेल से क्या बनेगा, स्लेट वगैरह, स्लेट बनते हैं कायांतरित सेल से। इसका राइट हो जाएगा A3B2, A3B2 अवसादी A3B2, फिर हो गया C4, A3B2 C4, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना कौन सा कथन इसमें सत्य है। पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। पृथ्वी का वायुमंडल है, जो पृथ्वी का वायुमंडल है ये उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, ये कथन आपका एकदम सही है, ठीक है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, एकदम सही। अगर आपको वायुमंडल में चेंज होगा तो मौसम और जलवायु दोनों में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर सदैव जैवमंडल का निर्माण करते हैं, ये कथन भी सही है। जो पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु ये सभी मिलकर के जैवमंडल का निर्माण करते हैं, तो इसके तीनों कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों कैसी लग रही है आज की क्लास? आज मैंने बहुत ज्यादा सभी के लिए मेहनत किया है और बहुत अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास किया है ताकि आप सभी को एग्जाम में अपने बहुत ही हेल्पफुल ये क्लास हो। और आप सभी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी लग रही है आज की ये क्लास। 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, तंजानिया का पठार, कोलोराडो का पठार। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है ये हो जाएगा आपका तिब्बत का पठार। तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक ये ऊंचा है, 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक ये इसको ऊंचाई है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका किस जल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं? पनामा, सुंडा, बेरिंग
पाक। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है ये आपके पनामा जल संधि से जुड़े हुए हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पनामा जल संधि से जुड़े हुए हैं। और उत्तरी अमेरिका उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। याद रखेंगे, उत्तरी जो अमेरिका है ये उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर या 23 सितंबर। याद रखेंगे, मकर रेखा की बात की गई है। मकर रेखा मतलब हम मकर रेखा पे मकर संक्रांति मनाते हैं। ये मकर रेखा पे उसी टाइम पे लगभग दिसंबर के टाइम पे होगा। ये 22 दिसंबर पर मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, कथन एक में दिया हुआ है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये कथन एकदम सही है। फिर कथन आर में है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में लगभग बराबर समय लगता है। ये कथन भी सही है। इसमें कथन ए और कथन आर दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कथन ए और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें जो है सत्य कथन कौन सा है ये बताना है आपको। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है और नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात है ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। ये कथन भी सही है। और पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देख ही सकते हैं हम लोग। और नए चंद्रमा की जो रात होती है इसे अमावस्या कहते हैं। ये कथन भी सही है। और अमावस्या पूर्णिमा के 15 दिन बाद आती है। अमावस्या जो है पूर्णिमा से 15 दिन बाद आएगी, याद रखेंगे 15 दिन बाद। ठीक है। उपरोक्त में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। दोनों कथन सत्य हैं, उपरोक्त सभी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में कौन से स्थान पर है ये बताना है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, लेकिन अगर ऑफिशियल डाटा जब आ जाएगा तो इसमें जो है भारत पहले स्थान पर हो जाएगा। भारत पहले स्थान पर हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में अभी ऑफिशियल डाटा न आने की वजह से जो है ये दूसरे स्थान पर है। याद रखेंगे, वैसे तो भारत पहले स्थान पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, इसलिए दूसरे स्थान पर है। और पहले में भी चाइना ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग। इसमें कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? कृषि आधारित उद्योग में वस्त्र उद्योग आता है। ठीक है, वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है। और कागज उद्योग और फर्नीचर उद्योग वन आधारित उद्योग है। कागज और फर्नीचर ये कैसे उद्योग है? वन आधारित है ये। ठीक है। और वस्त्र उद्योग आपका ये कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है? हुगड़ी जन जो होता है इसमें किसका उत्पादन होता है? तो हुगड़ी जन से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हुगड़ी जन से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। और भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। और बॉम्बे हाई भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71, 29, 41, 46। आप सभी को पता है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में 29% भाग पर जल है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। केरल में नहीं उपजाया जाता है कहवा, काजू, जूट, इलायची। तो केरल में क्या नहीं उपजाया जाता है? केरल में जूट नहीं उपजाया जाता है। जूट की खेती जो है आपकी पश्चिम बंगाल और बिहार में की जाती है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर कहवा, काजू और इलायची इन तीनों का उत्पादन होता है, जूट का उत्पादन नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48। नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है मच्छर पालने से, तोता पालने से, बतख पालने से या मछली पालने से। तो नदी तालाब के जो पानी की शुद्धता है ये किस प्रकार से हो सकती है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको फंसा सकता है। ये मछली पालने से पानी की शुद्धता हो सकती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नदी तालाब के पानी की जो शुद्धता है ये मछली पालन से हो सकती है, क्योंकि मछली अन्य किसी जीव के पनपने की संभावना को खत्म कर देती है एवं जल में पाए जाने वाले विभिन्न कीटों का भी भक्षण कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 25.42%। अभी आपको बताया था 78.00%, 20.99%। याद रखेंगे, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की
मात्रा है ये 20.99 है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन आपकी 78.8 है। 78.8% है नाइट्रोजन। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सियाल, सीमा, परत, मेंटल। भूपर्पटी का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे हम सियाल कहते हैं। यहाँ पर सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं, और ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। 51 नंबर प्रश्न है, गन्ना उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? सबसे अधिक गन्ना उत्पादन जिला कहाँ होता है ये बताना। किशनगंज, अररिया, जोगबनी, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, गया, नवादा, बिहार। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। ये जो है चीनी गन्ना उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में या उत्तरी ध्रुव पर? याद रखेंगे सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? ये उष्ण कटिबंध में पड़ती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, जीवन पनपता है, जीवन जो है आपका कहाँ पनपता है? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। जीवन हमेशा जैवमंडल पर पनपता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। सूर्य की आकृति कैसी है? गोल, चिपटी, वर्गाकार, आयताकार। सूर्य की आकृति गोल है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में विचार कीजिए। सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। ये कथन आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कथन आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि सन 2006 में एक कानून बना जिसमें जो है घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। ये क्वेश्चन गलत, ये मतलब ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये गलत हो जाएगा। अगला है, सन 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ये कथन सही है। 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। ये कथन भी गलत है। इसका केवल दूसरा सही है, बस बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इसके संदर्भ में प्रमुख कारणों पर विचार करें। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। ये तो आपको सभी को पता है। ये कथन एकदम सही है। फिर पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण 21% संचारणीय बीमारियां जल जनित होती हैं, जैसे हैजा और हेपेटाइटिस। ये कथन भी सही है। भारत में 50% बच्चे अल्प पोषण का शिकार हैं। ये कथन सही है। भारत में 50% बच्चे अल्प पोषण का शिकार हैं। ये कथन भी सही है। भारत में हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ये कथन भी सही है। इस उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57। जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए पानी आवश्यक है। स्वच्छ पानी तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। ये एकदम सही है, जीवन के अधिकार से संबंधित है। ये पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फिर दूसरा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। क्या ये सही है? ये एकदम सही है। पानी के जो अधिकार है इसको भी जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। फिर अगला है, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों ने कई बार मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है, और ये 100% सही है। ये उच्च न्यायालयों में ये बात कही गई है, तो ये सभी कथन इसके सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। जैसे कि कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। ये कथन एकदम सही होता है। ये कथन एकदम सही होता है। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये भी सही है।
फिर है अगला, भारतीय संविधान में कानून के शासन का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून का शासन, कानून के शासन की बात करेंगे तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये भी कथन सही है। इसके सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया है इसके संबंध में बताना है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया है। यह आपका जो है ये कथन सत्य है। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। ये कथन भी सही है। फिर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, ये गलत है। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, ये कथन यहाँ पे एकदम गलत है। ठीक है, याद रखेंगे, नवंबर में नहीं, दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और फिर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। ये कथन भी एकदम सही है। इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। निम्न उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात असत्य पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। ठीक है, तीसरा असत्य है, केवल 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है, क्लास के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप सभी क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आज की एक क्लास से ही आपको पता लग जाएगा कि क्लास का लेवल क्या है और कितना आपको और अधिक तैयारियां भी करनी है आपके एग्जाम के लिए। न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। मौलिक अधिकार सामाजिक मानसिक विकास में सहायक है। न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, ये तो आपको पता है। इसको जो है संरक्षक कहा जाता है, एकदम सही है। ठीक है, फिर आपको मौलिक अधिकार सामाजिक मानसिक विकास में सहायक है, ये कथन भी सही है। सभी मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हैं, गलत। सभी मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, 1 और 2 सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटित हुई थी? 12 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1919? याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुई थी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है? इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी को, ये सही है, आईएनसी को प्राप्त है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्राप्त है, बीजेपी को प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी को भी प्राप्त है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी प्राप्त है, मार्क्सिस्ट है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल की बात करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल इसको प्राप्त नहीं है। समाजवादी पार्टी सपा, तो समाजवादी पार्टी जो है इसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो है कौन कौन से थे जिसमें जिनको प्राप्त है सही विकल्प? पहला, दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा ही इसमें होगा, 1 और 2 सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। वर्तमान में आपके जो है 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, 6 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। मैं एक बार सभी के नाम बताऊंगा आपको। पहली है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, आम आदमी पार्टी आप। ठीक है, ये जो है 6 पार्टियां हैं जिनको भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद में केवल राज्यसभा व लोकसभा होती है। संसद में केवल राज्यसभा व लोकसभा होती है, ये कथन गलत है। संसद में केवल राज्यसभा लोकसभा नहीं होती, राष्ट्रपति सहित लोकसभा व राज्यसभा होती है। पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, ये आपका जो है कथन सही है। ठीक है,
ये कथन सही है। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य है, ये कथन भी सही है। 2 और 3 इसमें सही है। जो कार्यपालिका होती है इसका चुनाव करना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है 64। क्लास को सभी लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। यकीन मानिए आज की क्लास में आपको साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी के क्वेश्चन धीरे धीरे करके आपको देखने को मिले होंगे और लगातार पॉलिटिक भी अभी चल रही है। कंटिन्यू आपके पूरा फुल रिवीजन हो जाएगा। इससे आप बोल सकते हो कि आप एक तरह से अपना रिवीजन कर रहे हो और जो भी स्टूडेंट नए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नए क्वेश्चन मतलब उनको अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत पड़ जाएगी। आप लोग हमारे साथ बनकर रह करके हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जितनी भी क्लासेस चलती हैं सभी को आप देख सकते हैं और उसमें अपने जितने भी सुझाव हो सकते हैं, आपको कौन सी क्लास कैसी लगी आप बताइएगा जरूर। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार में शामिल किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता। मूल अधिकार में किसको शामिल किया गया है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया है। ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 32 में दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कथन ए में भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है। कारण भारत में निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली है, ये तो कारण तो सही है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली तो सही है, लेकिन ये इसको सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसकी वजह से नहीं है लोकतांत्रिक देश। तो यहाँ पे याद रखेंगे ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद। समानता का अधिकार की बात करेंगे तो समानता का जो अधिकार है ये 14 से 18 तक है, एकदम सही। समानता नहीं, यहाँ पे स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, स्वतंत्रता अधिकार 1922 से तक है। समानता का अधिकार आपका 14 से 18 है, समानता का अधिकार 14 से 18 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 32 से 35 है। फिर संवैधानिक उपचार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है और संवैधानिक उपचार का अधिकार ये आपका 32 से 35 में है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A2 B3 C3, A2 B1 C3, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, समानता का अधिकार 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 से 35, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता अगर बोल दे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, ये भी आप याद रखें। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न 67। निम्नलिखित तत्वों में से किसे मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित तत्वों में से किसे मूल अधिकारों में शामिल किया है ये बताना है। तो इसमें जो है आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 2, 3, 4 सही है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कथन ए संविधान नियमों का समूह होता है। कथन ए में दिया हुआ है कि संविधान नियमों का समूह होता है, ये कथन सही है, ठीक है। ये तो कथन एकदम सही है। फिर देखेंगे इसे देश संचालन की पद्धति विकसित होती है, एकदम सही। इसमें जो है नियम होंगे और नियमों के द्वारा ही देश का संचालन किया जाता है। तो ए और आर तो सही है और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है, ये कथन सही हो जाएगा। कथन ए और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या हो रही है। जो आर कथन जो कारण आर है ये ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सतत विकास लक्ष्य और क्रम। सतत उचित कार्य आर्थिक वृद्धि, उचित कार्य आर्थिक वृद्धि में देखना है, ये इसमें 8 है, इसमें 8 क्रम है, 8वां क्रम है उचित कार्य आर्थिक वृद्धि, इसका क्रम 8वां है। जिम्मेदारी से उपयोग और उत्पादन, जिम्मेदारी से उपयोग और उत्पादन इसका क्रम है 12वां, इसका 12वां क्रम है। फिर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, तो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है ये 5वां क्रम है। लैंगिक समानता 4थे क्रम में है। तो A2 B1, A2 B1 C4, C4 D3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सतत विकास और लक्ष्य। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अभी बताया था, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है ये लक्ष्य 4 है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये लक्ष्य 4 के अंतर्गत आती है। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता की बात करेंगे तो लैंगिक समानता लक्ष्य 5 में है। फिर जल और स्वच्छता, जल और स्वच्छता की बात करेंगे, जल और स्वच्छता में आएगा आपका लक्ष्य 6, लक्ष्य 6 होगा। लक्ष्य 6 है जल और स्वच्छता। उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली में है लक्ष्य तीसरा लक्ष्य है आपका उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ABCD में राइट आंसर हो जाएगा आपका A2 B1 C4 D3, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अवमूल्यित से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। जब कोई अपने कार्य के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति पाता है, जब कोई अपने कार्य के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है, जब किसी कार्य का अधिमूल्यन हो जाए या जब किसी व्यक्ति के कार्य को अति महत्व दिया जाता है। अवमूल्यित, अवमूल्यित से आशय है जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है, तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। अर्थात जो कोई व्यक्ति है अगर उसके काम को या उसको अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है, तो वहां पे वह अवमूल्यित महसूस करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है OPD, 72 नंबर क्वेश्चन है। OPD का पूर्ण रूप क्या है? तो OPD का पूर्ण रूप होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। OPD, इसी को OPD कहते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अगला प्रश्न है 73। संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए समानता के अधिकार को कितने तरीके से लागू किया जा सकता है? विधि के द्वारा और सरकारी योजनाओं के द्वारा। ए और बी दोनों के द्वारा, एकदम सही हो जाएगा सी ऑप्शन। 74 नंबर प्रश्न है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों की आजीविका के साधन है। जो मध्य भारत है यहाँ पे देखेंगे तो गांव में जंगल की उपज दोनों की आजीविका की साधन है। ये कथन आपका जो है सही होगा। ये कथन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन की भी आजीविका का प्रमुख साधन है। ये भी कथन सही है। बहुत लोगों के पास होते हैं कि पशु होते हैं, पशुपालन करके वो अपना आजीविका चलाते हैं। ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। ये कथन भी सही है। और समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोग कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन भी करते हैं। ये कथन भी सही है। इसके सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें पूछ रहे कथन सही है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75। भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में विविधता किन किन रूपों में परिलक्षित होती है? भाषाई एवं खान पान के रूप में, सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप में, अमीरी गरीबी के रूप में, जाति व्यवस्था के रूप में। आप देखे होंगे हर जगह आपको देखने को मिलता है कि जो है भारत में भाषाई एवं खान पान के रूप में भी भारत में विविधता देखने को मिलती है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप में भी भारत में विविधता देखने को मिलती है। अमीरी गरीबी और जाति व्यवस्था ये गलत है, तो पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 76। नगर निगम की प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है नगर आयुक्त द्वारा, तहसीलदार द्वारा, नगर मजिस्ट्रेट न्यायिक द्वारा या जिलाधिकारी द्वारा। जो आपका नगर निगम होता है इसकी प्रशासनिक जो गतिविधियां होती हैं, प्रशासनिक गतिविधियों को जो प्रमुख मेयर होता है ना नगर, इसी को नगर निगम का औपचारिक प्रमुख मेयर होता है। जबकि प्रशासनिक नेतृत्व की बात करेंगे तो नगर आयुक्त बोलते हैं उसे। नगर आयुक्त के द्वारा या नगर सचिव के द्वारा प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। कथन ए, ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है। जो ग्राम सभा होती है ये ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है, एकदम सही है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, ये एकदम सही है। तो ए और आर सही है। और इसका देखिए अब ग्राम पंचायत का जो चुनाव है ये ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, तो ग्राम पंचायत पर नियंत्रण तो रखेगा ही, ठीक है, याद रखें। तो ये जो है ग्राम सभा ही करती है, तो ग्राम सभा के द्वारा इस पर नियंत्रण भी रखती है। दोनों कथन सही और सही व्याख्या है। तो ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, और जो कारण है ये कथन ए की सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है। कथन ए में है ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की भी सभा होती है। ये कथन आपका जो है
सही है। अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, गलत हो जाएगा। अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, ये गलत है। इसमें कथन ए सही है और कारण आर गलत है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना था। 28वां राज्य, 29वां, 35वां या 30वां? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 29वां राज्य बना था, ये कथन याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? 4, 5, 7, 3? आपको इसका आंसर बताना है कि जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, बताइएगा। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। क्लास अगर आप सभी को पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से एक बार इसको जो है आप और रिवाइज कर लीजिएगा। 100% यहीं से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। ये जो क्लास थी आपकी बीपीएससी टीआरई और बीएसएससी एग्जाम जो इंटर लेवल होने वाला है, और अभी हाल ही में जो आपका एस्टेट के एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।